हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, MPESB ग्रुप 5 के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सबमिट हो चुके हैं और जहां तक है जून में आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। लिंक पर ईजिली क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए हैंड रिटन नोट्स की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो इस तरीके का जो MPESB ग्रुप 5 की जो PDF वाला सेक्शन रहेगा उस पर जाकर आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर आप PDF को परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है अलग अलग सेट जो है PDF के वो अवेलेबल रहेंगे एप्लीकेशन में। तो आप जैसे ही पेमेंट डन कर देंगे तो ये जो PDF हैं ये अनलॉक हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी आपके फ़ोन में और आप ईज़िली इन्हें देख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया है द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। यहाँ पर हमें बताना है कि जो अभी मॉडर्न कंसेप्ट है पीडियाट्रिक का वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या उसका मीनिंग है। कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक से रिलेटेड आप लोगों का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड या फिर कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड, बेसिक केयर ऑफ चाइल्ड या फिर टर्मिनली इल केयर ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अभी जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का मॉडर्न कंसेप्ट है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। तो अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट चल रहा है पीडियाट्रिक का उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी चाइल्ड है उसे डिसीज़ होने के पहले ही हम क्या कर लें, प्रिवेंट कर लें। तो अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिवेंटिव केयर हम बच्चों को देते हैं जिसमें हमारा ये टारगेट रहता है कि बच्चे को डिसीज़ ना हो उसके पहले ही उसे प्रिवेंट कर लिया जाए। प्रिवेंटिव केयर हमें बच्चों को देनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ बेबी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम व्हेन ही इज ऑन। यहाँ पर पूछा गया है कि हम इनमें से कौन सी थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं जब हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है चाइल्ड को, कि चाइल्ड को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम ना हो। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस टाइप की थेरेपी में हमें ध्यान रखना है कि बेबी को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम जो है वो ना हो। ऑप्शन नंबर ए इज इम्यूनोथेरेपी जब हम दे रहे हो तब, या फिर ऑप्शन नंबर बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी इज़ फोटोथेरेपी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेडिएशन थेरेपी। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी थेरेपी में हमें बेबी को मॉनिटर करना है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, फोटोथेरेपी। यदि हम जो भी न्यूनेट है उसे फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो हमें मॉनिटर करना है कि उस चाइल्ड को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम क्या होता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज़ अ डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड यूरिन फॉलोइंग फोटोथेरेपी। तो जिन भी न्यूनेट्स को फोटोथेरेपी दी जाती है तो यदि उन्हें उसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो उनकी जो बॉडी स्किन रहेगी उसमें हमें ब्राउन कलर का, ग्रे ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन देखने को मिलता है।
म्यूकस मेम्ब्रेन और यूरिन में भी जो है ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का पिगमेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो भी चाइल्ड है वो फोटोथेरेपी से उसे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम उस कंडीशन को कहा जाता है। तो हमें जब भी हम बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, हमें मॉनिटर करना है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम को। उसके बाद उस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, Which among the following drug is used in case of nocturnal enuresis, bad wetting and chronic pain? तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक चाइल्ड है जो कि एन्यूरेसिस या बैड वेटिंग से सफ़र कर रहा है, एन्यूरेसिस को ही बैड वेटिंग कहा जाता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी ड्रग हम पेशेंट को दे सकते हैं नॉक्ट्यूरल एन्यूरेसिस से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ एमिप्रामाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फेनिलजाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सैलिजिलाइन, ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्यूप्रोपियोन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एन्यूरेसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेडिकेशन देते हैं चाइल्ड को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एमिप्रामिन। एमिप्रामिन ड्रग हम पेशेंट को देते हैं। एमिप्रामिन जो है ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आती है और ये जो है हम नॉक्ट्यूरल एन्यूरेसिस वाले चाइल्ड को देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है ये हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास में भी डिस्कस किया था। यदि आपने और क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MPESB की जो है 4 क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है रूल ऑफ 10 इज़ यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी कंडीशन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन नंबर बी इज़ TEF ट्रैक्योइजोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन नंबर सी इज़ इम्परफोरेट एनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो यहाँ पर हमें बताना है रूल ऑफ 10 जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप वाले चाइल्ड में जो है हम जब उसकी सर्जरी परफॉर्म करनी रहती है तो रूल ऑफ 10 को असेस किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल ऑफ 10 इज़ क्राइटेरिया यूज्ड टू जज द रेडीनेस ऑफ एन इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप। जब हमें जो भी ऐसा इन्फेंट है जिसकी हमें क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करनी है तो उसे मॉनिटर करने के लिए हम रूल ऑफ 10 का क्राइटेरिया है इसे चेक करते हैं। यदि इसे फुलफ़िल करता है चाइल्ड तभी उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखना है रूल ऑफ 10 में। तो जो वेट रहेगा चाइल्ड का वो 10 lbs कंप्लीट कर ले। जो चाइल्ड की एज है वो 10 वीक ओल्ड रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो 10 ग्राम रहना चाहिए और वाइट ब्लड सेल्स का काउंट भी एटलीस्ट 10,000 रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया यदि चाइल्ड फुलफ़िल कर रहा हो तभी उसकी क्लेफ्ट लिप की हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंडीशन ऑकर ड्यू टू द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन द कॉलन। यहाँ पर पूछा गया है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें कंजेनाइटली जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व रहती हैं वो कॉलन में क्या हो जाए, एब्सेंस हो जाए या एब्सेंट रहें। तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में यदि क्या बोला गया है पैरासिम्पैथेटिक ए गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं वो क्या हो जाए, एब्सेंस रहें, तो कौन सी कंडीशन पेशेंट में होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉल्वुलस, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ मेकोनिया मीलियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हिशप्रंग डिसीज़। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हिशप्रंग डिसीज़। यदि जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, यदि इनका ये प्रेजेंट ना हो कॉलन में तो उसे हिशप्रंग डिसीज़ और मेगा कॉलन डिसीज़ भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिप सर्जरी इज़ डन एट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लिप सर्जरी हैं वो कौन सी एज में हम परफॉर्म करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इज़ बर्थ, ऑप्शन नंबर बी 6 to 9 मंथ की एज में, ऑप्शन नंबर सी इज़ 3 to 6 मंथ में, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 9 to 12 मंथ में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ यदि जो एज है वो कंप्लीट हो गई है चाइल्ड की, तो उसकी हम क्लेफ्ट लिप की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है क्लीनिंग द एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक न्यूबॉर्न है जिसका एयरवे हमें क्लीन करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज़ पोजीशन द बेबी विथ हेड लो। बेबी की जो पोजीशन है उसमें बेबी का हेड नीचे करके पोजीशन देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ जेंटल सक्शन टू रिमूव म्यूकस। म्यूकस को रिमूव करेंगे जेंटल सक्शनिंग करके। ऑप्शन नंबर सी इज़ रिसक्सीटेशन करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी टैपिंग द चेस्ट। चेस्ट को टैप करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सभी एक्टिविटीज़ करनी है सिर्फ किसी एक को छोड़कर, जब हम न्यूबॉर्न का एयरवे क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रिसक्सीटेशन। रिसक्सीटेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे। पोजीशन दे सकते हैं बेबी को, सक्शनिंग कर सकते हैं, चेस्ट पर हम टैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि जो चाइल्ड है उसका अबगार स्कोर लो है या नीड है उसे रिसक्सीटेशन की। तो यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया है कि एयरवे को कैसे क्लीन किया जा सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़ के, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ रिसक्सीटेशन। उसके बाद पूछा गया है टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ। टॉयलेट ट्रेनिंग हम कौन सी एज में स्टार्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज इन्फेंट, ऑप्शन नंबर बी इज टोडलर, ऑप्शन नंबर सी इज प्री स्कूलर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्कूल एज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी टोडलर। टोडलर वाली एज के जो चाइल्ड होते हैं उन्हें हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है 0 से लेके 28 डेज तक का जो चाइल्ड रहेगा उसे हम नियोनेट बोलेंगे। इन्फेंट जो है 28 डेज से लेके 1 ईयर तक के जो चाइल्ड रहते हैं उन्हें इन्फेंट बोला जाता है। टोडलर जो एज है वो यदि 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का चाइल्ड रहता है तो उसे टोडलर वाली एज में रखते हैं, और टोडलर वाली एज में ही हमें टॉयलेट ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना है चाइल्ड को। प्री स्कूलर वाली एज रहती है, यदि चाइल्ड की एज 3 ईयर से 6 ईयर के बीच में है तो उसे प्री स्कूलर बोलेंगे, और स्कूल एज यदि 6 ईयर से ज़्यादा का एज या ज़्यादा एज का चाइल्ड है तो वो स्कूल एज में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें टॉयलेट ट्रेनिंग पूछा जाए तो याद रखना है आप लोगों को टोडलर वाली एज में टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है अ न्यूबॉर्न क्राई विग्रसली एंड एक्सट्रीमिटीज आर प्रिंक विच नॉट रिक्वायर्ड इन सच कंडीशंस। यहाँ पर पूछा गया है कि एक न्यूबॉर्न है जो कि बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है और उसके एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो पिंक कलर की हो गई हैं, तो हमें कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं करनी है? ऑप्शन नंबर ए इज़ वाइपिंग द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इज़ कवरिंग द बॉडी, ऑप्शन नंबर सी इज़ नेजल क्लियरिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ O2 थेरेपी। तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ परफॉर्म नहीं करना है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन सच कंडीशन? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी O2 थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी हम जो है चाइल्ड को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कैसी हो जाएंगी, पिंक कलर की हो रही हैं। यहाँ पर अगर साइनोसिस लिखा होता तो हमें वो इंडिकेट करता कि जो चाइल्ड है उसे हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम O2 थेरेपी दे सकते थे, बट यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ बताया गया है कि पिंक कलर की हो रही हैं, तो यहाँ पर जो है O2 की नीड नहीं है पेशेंट को, इसलिए हमें ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्टर नहीं करना है। उसके बाद पूछा गया रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है
कि एक न्यू बॉर्न है जिसके स्किन के ऊपर हमें रेडिश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहे हैं, तो वो इनमें से क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ लेन्यूगो, ऑप्शन नंबर बी इज़ मीलिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ नेवस फ्लेमस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वर्निक्स। तो यहाँ पर हमें रेडिश डिस्कलरेशन यदि हो रहा है, न्यूबॉर्न की स्किन में देखने को मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेवस फ्लेमस। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, अगर एक न्यूबॉर्न है जिसके स्किन पर इस तरीके के रेड रेड रैशेस टाइप के देखने को मिल रहे हैं, जिसे पॉट वाइन स्टेन भी कहा जाता है। Large reddish purple discoloration of face or neck, usually not elevated above the skin, called nevus flammus or port wine stain। तो यहाँ पर इस तरीके के यदि रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन फेस पर और नेक पर देखने को मिलता है तो उसे नेवस फ्लेमस या फिर पॉट वाइन स्टेन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है, इन प्री मैच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न। यहाँ पर पूछा गया है प्री मैच्योर लेबर वाली कंडीशन में हम न्यूबॉर्न के लिए कौन सा मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि यूजफुल रहेगा। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इज ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी इज डेक्सामीथाजोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्री मैच्योर लेबर वाली कंडीशन में न्यूबॉर्न के लिए कौन सा मेडिसिन जो है वो यूजफुल रहेगा। राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेक्सामीथाजोन। डेक्सामीथाजोन जो है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि जो डेक्सामीथाजोन है ये आरडीएस से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से प्रिवेंट करेगा न्यूनेट को, और जो भी पल्मोनरी फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद पूछा गया है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न में कॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि न्यूबॉर्न में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसके कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज एसोफेजिया, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्फेजिया, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्पेप्सिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज एसाइनोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक अगर नियोनेट है और उससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इसमें से कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एसफेक्जिया। एसफेक्जिया की कंडीशन होगी यदि न्यूबॉर्न में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे एसफेक्जिया कहा जाएगा। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड डिस्पेप्सिया मतलब डिस्पेप्सिया में जो है इंडाइजेशन होता है, जो स्टमक अपसेट हो रहा हो तो उसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। एंड एसाइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन यदि बॉडी में देखने को मिल रहा है तो उसे एसाइनोसिस कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एसफेक्जिया। उसके बाद पूछा गया है सनसेट आई इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। सनसेट आई जो है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है चाइल्ड में। ऑप्शन नंबर ए इज पाइलोरिक स्टीनोसिस की कंडीशन में, ऑप्शन नंबर बी इज हाइड्रोसेफेलस, ऑप्शन नंबर सी इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सीजर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सनसेट आई जो है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन में जो है सनसेट आई देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके की आइज़ जो हैं चाइल्ड में देखने को मिलेगी। और ये क्यों होता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण जो आइज़ हैं वो इस तरीके से डाउनवर्ड रोल हो जाएंगी और जो आई का वाइट पार्ट है वो विजिबल होने लगता है, जिसकी वजह से इनमें सनसेट आइज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो यदि चाइल्ड जो है वो हाइड्रोसेफेलस से सफ़र कर रहा है
तो उसमें हमें सनसेट आइज देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मैनी आवर। यहाँ पर पूछा गया कि जो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क होता है उसे हम रूम टेम्परेचर पर कितने समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 8 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 16 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 24 आवर। तो यहाँ पर हमें बताना एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर कितने आवर के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 4 आवर। 4 आवर के लिए जो है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद पूछा गया फ्लैग साइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिसीज। जो फ्लैग साइन है वो कौन सी डिसीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज क्वाशियोर्कर, ऑप्शन नंबर सी इज रिकेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज मरासमस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो फ्लैग साइन है वो यहाँ पर कौन सी डिसीज कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन से डिसीज कंडीशन में हमें फ्लैग साइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर वाली डिसीज कंडीशन में फ्लैग साइन देखने को मिलता है। क्वाशियोर्कर और मरासमस दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती हैं। यहाँ पर आप फ्लैग साइन देख सकते हैं, इस तरीके के जो हैं पूरे पूरे जो हेयर्स हैं ये देखने को मिलेंगे और इसे ही फ्लैग साइन कहा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है ऑल आर सीन इन क्वाशियोर्कर एक्सेप्ट। ये सभी जो है क्वाशियोर्कर में देखने को मिल सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लैग साइन, ऑप्शन नंबर सी इज हेपाटोमेगाली एंड ऑप्शन नंबर डी इज एपेथी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये सभी जो हैं क्वाशियोर्कर में देखने को मिल सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज एपेटाइट। इंक्रीज एपेटाइट देखने को नहीं मिलती है क्वाशियोर्कर वाले पेशेंट में। यहाँ पर जो है लैक ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है क्वाशियोर्कर में और इंक्रीज एपेटाइट जो है वो मरासमस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। तो जो क्वाशियोर्कर वाला चाइल्ड रहेगा उसमें एनोरेक्सिया या फिर लैक ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है, ना कि इंक्रीज एपेटाइट। और साथ ही यहाँ पर हमने देखा फ्लैग साइन प्रेजेंट रहेगा। हेपेटोमेगाली मतलब लीवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और एंड ऑप्शन नंबर डी इज एपेथी मतलब पेशेंट जो रहेगा वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो क्वाशियोर्कर में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बस यहाँ पर जो है इंक्रीज एपेटाइट देखने को नहीं मिलता है। लैक ऑफ एपेटाइट यदि दिया रहता तो वो उसका राइट आंसर रहता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हिंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन। जो हिंड मिल्क रहता है वो प्रोटीन रिच रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज फैट इन ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन आयरन। ब्रेस्ट मिल्क में जो फैट रहता है वो आयरन से रिच रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज कोलेस्ट्रम मस्ट बी डिस्कार्डेड। जो कोलेस्ट्रम मिल्क रहता है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी इज फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। यदि सुपाइन पोजीशन में फीडिंग देंगे तो ओटाइटिस मीडिया होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन होना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोग एक बार अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। यदि हम चाइल्ड को सुपाइन पोजीशन में फीडिंग दिलवाएंगे तो उसकी वजह से जो चाइल्ड है उसमें ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जो मिडिल ईयर है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है
लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो हिंड मिल्क है उसमें प्रोटीन रिच होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और यहाँ पर दिया गया है फैट इन ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन आयरन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी डिस्कार्डेड, कोलेस्ट्रॉल को डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है चाइल्ड के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रहती हैं, जैसे IgA IgG, मोस्टली IgA जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रहती हैं वो कोलेस्ट्रॉल वाले मिल्क में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं, तो ये तो डिस्कार्ड करना ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबीज इंडिकेट, यहाँ पर पूछा गया है कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग दी है यदि बेबी को, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि जो चाइल्ड है उसने एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग ली है। ऑप्शन नंबर ए इज बेबी स्लीप 2 आवर आफ्टर फीडिंग के 2 घंटे बाद जो है बेबी स्लीप करेगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इज डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, क्राई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज यूरिन 5 to 7 टाइम्स पर डे, यूरिन जो है 5 to 7 टाइम पर डे में यूरिन पास आउट करेगा, या फिर स्टूल 4 टाइम्स पर डे पास करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो चाइल्ड है उसने एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग लिया है, क्या इसमें से इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड। यदि जो चाइल्ड है वो फीडिंग के 2 घंटे तक आराम से अच्छे से सो रहा है, अच्छी स्लीप ले रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो चाइल्ड है उसने एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग ली है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं या फिर हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप जो हमारा एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, उसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इजीली इन्हें परचेज कर सकते हैं।